टॉपिक है वो है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो पैंक्रेटाइटिस में क्या होगा कि एज यू नो दैट दिस इज़ द पैंक्रियास, और ये हमारा जो है गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के बिल्कुल यहाँ पर करके क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है, और कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है और ओपन होती है इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल पाथवे होता है। एक जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है वो कैसे लिंक्ड होती है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक हो गया। एंड यू नो दैट कि जो पैंक्रियाज होता है उसके अंदर डिफरेंट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइपेजेस होते हैं और प्रोटीएजेस होते हैं, एमाइलेजेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब भी कोई फूड आता है, हम जब खाना खाते हैं तो वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द ड्यूडेनम, और उस फूड की जो डाइजेशन होती है उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा जो पैंक्रियाज होता है वो इस तरह से जो है काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की पैथोजेनेसिस देखनी है। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में ये होता है कि सबसे पहले कोई कॉजेज़ होते हैं जो कि पैंक्रेटाइटिस करवाते हैं। वो कॉजेज़ होना ज़रूरी है। अगर कॉज होगा तो फिर ही ये प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो सबसे पहले वी हैव द कॉज, ठीक है, देन वी हैव द मैकेनिज्म्स थ्रू विच द डिजीज़ विल बी कॉज्ड, एंड देन वी हैव द रिजल्टेंटली जो पैथोजेनेसिस के रिजल्ट में जो इंजरी होगी वो होगी, और रिजल्टेंटली हमारा पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि कॉजेज़ कौन से हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो वी हैव द 3 काइंड्स ऑफ कॉजेज़। ठीक है, कि सबसे पहले क्या है, डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जो पैंक्रियाज की हमने डक्ट अभी देखी है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी किसी भी वजह से, किसी भी कॉज की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है, एसिनार सेल इंजरी, के जो पैंक्रियाज है उसके अंदर जो एसिनाए पड़े हुए हैं उनके इंजरी हो गई है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रही है सेल्स के दरमियान में, वो डिफेक्टिव हो गई है। ठीक हो गया। तो ये 3 मैकेनिज़म्स होंगे, 3 कॉजेज़ होंगे, और क्या होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? आपको पता है कि गॉल स्टोन्स की वजह से, गॉल स्टोन्स की वजह से क्या होगा कि कोलिलिथियासिस जिसको हम कहते हैं, और जो एम्पुला होगा जहाँ पे वो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही होती है, एम्पुला वाटर उसको कहते हैं, वहाँ पर जो है वो गॉल स्टोन जाके फंस जाएगा। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और इसके अलावा अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, और डक्टल सक्रीशंस होती हैं वो भी वहाँ पे जमा हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। एसिनार सेल इंजरी, इसमें भी हमारा अल्कोहल जो होता है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है, और ड्रग्स हैं, ट्रॉमा है, इस्कीमिया है, वायरसेस हैं। ठीक हो गया, ये सब कॉज करते हैं। फिर डिफेक्टिव सेल ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाए। ठीक है, जिसमें हमारा हाइपर कैलेसीमिया है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है, मेटाबॉलिक कॉजेज़ होते हैं, उनकी वजह से इंजरी होती है। ठीक हो गया। और अल्कोहल और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब क्या कर रहे होंगे, अल्टीमेटली इस्कीमिया हो रहा होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स होगी। ठीक है, और इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एंड रिजल्टेंटली हमारी एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्मली एंजाइम्स एक्टिवेट होने थे फूड के आने की वजह से, वो एबनॉर्मली जो है अपनी मर्ज़ी से इनअप्रोप्रिएटली एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, और उनके रिजल्टेंटली क्या होगा, वहाँ पे प्रोटीएजेस आएंगे तो प्रोटियोलाइसिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फ़ैट्स जो लाइपेजेस होंगे, फॉस्फोलाइपेजेस होंगे, वो फ़ैट्स को खाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। और इलास्टेसिस जो हैं वो वहाँ पे ब्लड वेजल्स की ब्रेकडाउन करेंगे तो हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे पैंक्रियाज के एंजाइम जो है इनअप्रोप्रिएटली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और इंटरस्टिशियल एडिमा, और वहाँ पे जो है नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। तो ये इसकी पूरी पैथोजेनेसिस। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गॉल स्टोन्स थे, यहाँ पे वो आए, यहाँ पे आके पैंक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है, एम्पुला वाटर, उसको आके ब्लॉक कर दिया। उसकी वजह से हो सकता है, या हमारा जो है एसिनाइल सेल इंजरी हो चुकी है, वो ख़राब हो गए हैं, या तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि डिफेक्टिव सेलुलर ट्रांसपोर्ट है। उन तीनों की वजह से अल्टीमेटली पैंक्रेटाइटिस होगा। ओके, सो ये आपका डिविजन का टेबल है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए MCQs में कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैंक्रेटाइटिस क्या है, तो आपने गॉल स्टोन्स को क्लिक करना है, नंबर 1 कॉज। और जो अल्कोहल है वो भी आपका नंबर 1 कॉज ही है, लेकिन नंबर 1 कॉज क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे तो अल्कोहल इतना नहीं लिया जाता, तो गॉल स्टोन्स इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, वैसे 90% कोई केसेस गॉल स्टोन्स, अल्कोहल और
पेशेंट से आप हिस्ट्री लोगे कि आपकी जो है वो बता रहा होगा कि मेरे जो है ना पहले से गॉल स्टोन्स थे, मतलब पित्ते में मेरे पहले से पथरियाँ पड़ी हुई थी, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने लाजमी पूछना है हिस्ट्री में कि आपकी कोई रीसेंट सर्जरी तो नहीं हुई एब्डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि पोस्ट ARCP है वो, ठीक है, उसकी ARCP हो चुकी है, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है कॉजेज़ हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसके अलावा कॉजेज़ हो सकते हैं पोस्ट सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। ड्रग्स में इज़ाथियोप्रीन है, जो हमारे जो है ये ड्रग्स हैं, और थायराइड डायरेटिक्स हैं, सोडियम वेलप्रेट है। इसके अलावा भी और ड्रग्स आती हैं। मेटाबॉलिज्म में हमारा हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, ठीक है। और इन्फेक्शन में मम्प्स बहुत कॉमन है, ठीक है। मम्प्स मतलब रेयर कॉजेज़ हैं, लेकिन एज अ होल अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसका एक निमोनिक है, वो हम देख लेते हैं। सो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इट इज़ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। और इसके लिए जो निमोनिक मैंने आपको बताया वो क्या है, गेट स्मैश्ड, ठीक है। गेट स्मैश्ड में सबसे पहले क्या आता है, G फॉर गॉल स्टोन्स, देन द इथेनॉल, देन द ट्रॉमा, ठीक हो गया। उसके बाद वी हैव द स्टीरॉइड्स की वजह से भी होता है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। आप कह सकते हो पोस्ट सर्जिकल, इसको लिख लो, ठीक है। मेटाबॉलिक कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम ज़्यादा होता है और एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, ठीक हो गया। फिर आता है आपका आफ्टर दैट जो है क्या होगा, एस हो गया, एस स्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद M फॉर मम्प्स, और A फॉर ऑटो इम्यून हो गया। S फॉर स्कॉर्पियन, जो वेनम होता है उसकी वजह से होता है, हाइपरलिपिडीमिया है। और उसके बाद इसी में अगर हम बात करें तो एंडोस्कोपी, ठीक है, E फॉर इंडोस्कोपी, ठीक है। और D फॉर ड्रग्स में क्या आती हैं, थायराइड डायरेटिक्स आती हैं, इज़ाथियोप्रीन है, सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है, सल्फर ड्रग्स हैं। इसके अलावा HIV की कुछ ड्रग्स होती हैं, लेमिविडीन, वो कॉज कर सकती हैं, एस्ट्रोजेंस कॉज कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपने याद रखती हैं कॉजेज़ ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में, वो गॉल स्टोन्स है, अल्कोहल है, और पोस्ट ऑपरेटिव है, ठीक है। और उसके बाद हम पैथोजेनेसिस की बात कर चुके हैं कि ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है पैंक्रियाटिक सब्सटेंस की बाय इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। नॉर्मली जो है पैंक्रियास के एंजाइम्स ड्यूडेनम में रिलीज़ हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि पैंक्रियास इन्फ्लेम हो चुका है, एंजाइम्स एक्यूमुलेट इन द इंजर्ड एसिनार सेल्स, और वहाँ पे वो एंजाइम्स को क्या करते हैं कि पैंक्रियास को खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियास स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएटली एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक एंजाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे पहले एंजाइम एक्टिवेट होता है, तो दैट इज़ ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन जो होता है फिर सारे बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, और वो एक्टिवेटेड एंजाइम्स क्या करते हैं कि ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो जो हमने फिगर में भी देखा था कि हेमरेज स्टार्ट हो गया था, फैट नेक्रोसिस, प्रोटियोलाइसिस, एडिमा, इन्फ्लेमेशन हो गई थी, ठीक है। वो पिक्चर में हमने सारा देख लिया। अब हमने बात करनी है कि क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो क्लिनिकल फ़ीचर होता है वो होता है स्फीयर कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और ये जो पेन होती है ये बैक में रेडिएट करती है डर्माटोम्स सेम होने की वजह से। और जब पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा आगे होके बैठें, ठीक है, सिटिंग फॉरवर्ड रिलीव्स द पेन, ठीक है। तो इसका वाइवा क्वेश्चन बन सकता है कि वाई हम आगे की तरफ होंगे तो पेन रिलीफ हो जाएगी, और इस तरह से लेटने की वजह से ज़्यादा होगी। तो उसका जो होता है सुपाइन लेटने से पेन क्यों ज़्यादा होती है और आगे होने की वजह से क्यों ठीक हो जाती है, बिकॉज़ जब हम पीछे की तरफ होते हैं तो जो नर्व प्लेक्सस होता है ना, जिसमें पेन जो है वो जो है सेंस हो रही होती है, उसका डिस्टेंस जो है पैंक्रियास से दूर चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा नोज़िया वॉमिटिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पेशेंट को साथ में वॉमिटिंग वगैरह हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस लेबल करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स का पेन गोइंग टूवर्ड्स द बैक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है पेशेंट को, नोज़िया वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आता है। और इसके अलावा पेशेंट को लो ग्रेड फीवर हो सकता है साथ में, और टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोटेंशन क्या होती है, पैंक्रियाटिक जूसेस लॉस हो रहे होते हैं, तो उस फ्लूइड लॉस की वजह से ऑब्वियसली जो है पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी और पेशेंट में गोइंग टू द शॉक, ठीक है, और टैकीकार्डिया के साथ आएगा पेशेंट। और इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस भी पेशेंट को हो सकती है। तो ये मेन जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना उनकी हम बात
कर रहे हैं। इसके अलावा जो साइंस होते हैं, कूलन साइन, ग्रे टर्नर साइन और इसके अलावा फॉक्स साइन होता है एक, उसके बारे में देख लें। अब क्योंकि पेंक्रियाज में अगर ये ज़्यादा स्वीयर हो जाए ना तो उसकी वजह से हेमरेज हो जाता है। तो अगर तो एम्ब्लाइकस के इर्द गिर्द वो हेमरेज हुआ है और वहाँ पे डिस्कलेरेशन हुई तो दैट इज़ कूलन साइन, और अगर वो फ्लैंक पे हो रहा है तो दैट इज़ ग्रे टर्नर साइन। ठीक है, तो ये दो साइंस होते हैं। ये भी आपको यहाँ पे भी दिखाए हुए हैं। ग्रे टर्नर साइन जो है वो साइड पे हो रहा है, फ्लैंक्स पे, और कूलन साइन पेरी एम्ब्लाइकल रीजन में हो रहा है। यहाँ पे भी आपको दोनों साइड्स पे दिखाए हुए हैं। इसके अलावा एक साइन होता है जिसको हम फॉक्स साइन कहते हैं। ये आपका होता है थाइस के जो रीजन होता है ना, वहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर पे, ठीक है, जो यहाँ पे करके, ठीक है, जो इस ये लिगामेंट्स होते हैं ना इनके पास, इसके लिगामेंट्स के पास करके होता है, ये फॉक्स साइन होता है। और ये बर्डियार्ड साइन होता है जो कि स्क्रोटम के ऊपर होता है। ये भी हेमरेजेस को इंडिकेट करता है। ये एक दफ़ा देख लें कि इसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की वजह से ये दोनों साइंस पॉजिटिव थे। नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस स्फीयर हो चुका था। फिर आती हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो अगर सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पैंक्रेटाइटिस की वजह से सर्ज हो सकता है। ठीक है, सर्ज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्यों आएगा? साइटोकाइंस वगैरह वो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं उनकी वजह से पूरे बॉडी में जो सिस्टेमिक रिस्पांस स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि छोटे छोटे थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं। ये आपने याद रखनी है। ये पल्मोनरी वेसल्स में जाके वहाँ पे क्या करवाते हैं? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि पैंक्रियाज ख़राब हो गया, उसने इंसुलिन रिलीज़ कर दी थी, तो अब वो नहीं होगी तो बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है होता क्या है कि जो फ़ैट को एक जो डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो नहीं प्रॉपर होते ना, उसकी वजह से जो फ़ैट होती है ना वो कैल्शियम के साथ जो है एक सॉल्ट्स बनाना शुरू कर देती है। उसकी वो हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कैल्शियम जो है वो फ़ैट के साथ मिलके जो है अलग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाता है, क्योंकि फ़ैट जो होती है वो कैल्शियम के साथ मिल जाती है, तो बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। हाइपोकैलेसीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और इसके अलावा जो है वही इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पैंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका यूक्यू बनता होता है कि व्हाट आर द पैंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो ऑब्वियसली वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है पैंक्रियाटिक टिश्यू में। इन्फ्लेमेशन अगर लॉन्ग टर्म चले तो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा सीवियर हो जाए तो नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे अगर पस एक्यूमुलेट हो गई है, बैक्टीरिया आ गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे लोकलाइज पस एक्यूमुलेशन कर दिया तो एब्सेस बन सकती है वहाँ पर। इसके अलावा सूडोसिस्ट, ठीक है, सूडोसिस्ट जो होती हैं, और पैंक्रियाटिक एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये भी हमारी जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं उनके डिस्रप्शन की वजह से ये सिस्ट्स वगैरह बन जाती है। सूडोसिस्ट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी एपिथेलियल कोई लाइनिंग नहीं होती, जैसे सिस्ट की होनी चाहिए वैसी नहीं होती, इस वजह से हम इसको सूडोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये एसाइटिस कॉज कर सकता है, सूडोसिस्ट हो गया। इसके अलावा हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टिव नेक्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा स्टेराइल नेक्रोसिस भी हो सकती है। फैट नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टेमिकली तो लिवर फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, ARDS हो सकता है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंसेफेलोपैथी हो सकती है, गट इस्कीमिया हो सकता है, और पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक हो गया। और GIT के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि वहाँ पे जो है वो इरोजन्स की वजह से, क्योंकि वो इरोजन्स होना शुरू हो जाएंगी ना डैमेज की वजह से, तो GIT ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बोसिस जो हो गया पोर्टल वेन की, उसकी वजह से वेरिसल हेमरेजेस हो सकते हैं। सूडोसिस्ट की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सूडोसिस्ट जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, पैंक्रियाटिक मास बना के ड्यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, या फिर वो कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ जो है वो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक हो गया। तो अब हमने जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें हम सबसे पहले बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन CBC करवाएंगे, उसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें इसमें जो है वो न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिल सकते हैं अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ESR करवा सकते हैं और CRP करवाते हैं। CRP जो होता है ना ये आपका बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर 210 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर आपको 4 डेज़ के अंदर ज़्यादा बढ़ता हुआ फील हो रहा है, पता चल रहा है,
तो इट मीन्स दैट स्वीयर नेक्रोसिस हो चुकी है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम सीरम एमाइलेज और लाइपेज करवा सकते हैं। इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है तो दैट इज़ सीरम लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिलेबरी एमाइलेज भी हो सकता है। इसके अलावा ये पेप्टिक अल्सर के अंदर, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर और जो है रप्चर्ड ओवरियन सिस्ट में भी हमारा जो एमाइलेज होता है ये एलिवेट हो सकता है। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक और ये थोड़े दिन के बाद जो है वापस बेस लाइन में चला जाता है। फिर सीटी स्कैन अगर हम करवाते हैं तो उसमें हमें नेक्रोसिस पता चलता है कि ये बहुत एक्यूरेट एक टेस्ट होता है। इसमें हमें पता चलता है कि पेंक्रियास के अंदर नेक्रोसिस तो नहीं हो गई, हमें सर्जरी की तो ज़रूरत नहीं पड़ गई। इसके अलावा स्प्रेड बताता है कि इर्द गिर्द इसने ब्लड वेसल्स को, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को कितना इन्वॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। एब्डोमिनल एक्सरे में हमें दो तरह के साइंस मिलते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। फिर अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें हमें कॉज पता चल जाता है, कोई गॉल स्टोन तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, तो कॉज का पता चलता है अल्ट्रासाउंड में। ERCP हम तब करवाते हैं जब हमें गॉल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस लगे विद बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और MRCP। ठीक है, और LFTs हम RFTs करवाते हैं। यू नो दैट इसमें एक्यूट रीनल फेलियर और लिवर फेलियर होता है, वैसे भी हम करवा रहे होते हैं। और वैसे भी अगर गॉल स्टोन्स की हमें पता लग रहा है तो उसकी वजह से भी हम LFTs करवाते हैं ताकि पता चल सके कि LFTs तो एब्नॉर्मल नहीं हो गए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सबसे पहले क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या है कि मिड एपिगैस्ट्रिक पेन आएगी। ठीक है, पेशेंट जो है वो मिड एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि रेडिएटिंग टू बैक होगी, वो हमारी सबसे पहले क्लिनिकल साइन से हमें पता चल जाएगा कि ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है। दूसरा क्या होगा कि एमाइलेज या लाइपेज जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। और तीसरा ये कि हमें इमेजिंग में भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर से ही हमें पता चल जाता है। और दूसरा लैब जो होती है, लैब डायग्नोसिस वो स्पोर्टिव होती है। और जो CT होती है, मतलब जो इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं, CT स्कैन, ये कन्फर्मेटरी होती है। तो इस तरह से हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो इट मीन्स दैट पेशेंट इज़ कन्फर्म्ड विद द एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अब हमने ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का। अब जो माइल्ड केसेस होते हैं, 2 तरह के पेंक्रियाटाइटिस होते हैं, एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट, एक स्वीयर होता है। माइल्ड जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, स्पोर्टिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन जो स्वीयर होता है ना, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस, इसमें क्या होता है कि रिसेंटली मेरी फैमिली में भी एक डेथ हुई थी, उसमें एक्यूटली जो है वो पेशेंट पेंक्रियाटाइटिस के साथ आया था और एक्यूट पूरी नेक्रोसिस हो चुकी थी और अल्टीमेटली ही डाइड विदिन 2 और 3 डेज़। ठीक है, तो वो क्यों हुआ था? स्वीयर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस। उसमें जो है हम स्पोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता। अल्टीमेटली इसकी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो ट्रीटमेंट में हमारे जो है 4 गोल्स होने चाहिए। नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले हमें इस्टेब्लिश करें डायग्नोसिस और सीवियरिटी कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर फ्लूइड रिससिटेशन। ठीक है, सीवियरिटी मैं आपको बताती हूँ कि वो एक क्राइटेरिया होता है, रेंसेंस क्राइटेरिया, उससे हमें पता चलता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फिर फ्लूइड रिससिटेशन हमने अर्ली करनी है, ये देखे बगैर कि वो पेशेंट जो है वो सीवियर का है या माइल्ड का है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है कॉम्प्लिकेशंस को, और फिर जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये 4 हमारे जो है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।